वीडियो में हम बात करेंगे एम फार्मा फर्स्ट एम के एक सब्जेक्ट्स के एक टॉपिक के बारे में, जिस सब्जेक्ट्स का नाम है सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी। उसके टॉपिक्स का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में और डीएनए के बारे में। तो अगर हमारे पास सवाल आता है एक्सप्लेन अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो क्या आंसर देना है। और पूछता है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो हमें क्या आंसर देना है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे एग्जांपल के यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि बेसिक प्रिंसिपल और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें हमें सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं लिखना है, हमें सब चीज़ लिखना है। मीन्स कि डीएनए क्या होता है, उसके बाद फिर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है? डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, सबको पता होता है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए इज अ वेरी लार्ज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए क्या होता है? इस छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है। उन सारी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है? ईच न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस। मतलब कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है शुगर, इसको राइबोस कहते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है, और तीसरा होता है नाइट्रोजनस बेस। अब चौथा पॉइंट क्या कहता है कि नाइट्रोजनस बेस इज द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो उस नाइट्रोजनस बेस के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो क्या करता है? कैरी रखता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। नाइट्रोजनस बेस इज द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। नाइट्रोजनस बेस ऑफ द जो नाइट्रोजन बेस का जो न्यूक्लियोटाइड वाला पार्ट होता है वो क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। द बेस फाउंड इन डीएनए एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन। अब बात करते हैं उसके बेस के बारे में। उसमें कौन से बेस होते हैं? बेस तो उसके अंदर क्या होता है? डीएनए के अंदर 4 टाइप्स के बेस पाए जाते हैं, जैसे एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन। इतना बात हो गई हमारी डीएनए के बारे में। अब बात करते हैं अब बात करेंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इतना हमें, भले इसने क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि डीएनए के बारे में बताइए, लेकिन आपको इतना लिखना है क्योंकि सामने वालों को ऐसा लगे कि बंदे के पास नॉलेज है। ऐसे ही नहीं सिर्फ कि जो हमने पूछा है सिर्फ उसी को लिख दिया। अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बेसिक लेवल से लेकर एडवांस्ड लेवल तक, तो उसको भी एक अलग उसके भी माइंड पर एक अलग ही इम्पेक्ट पड़ता है। तो अब बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन रीड करते हैं, उसके बाद फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कह रही है ये डिफिनेशन। तो ए लेबोरेटरी टेक प्रोसेस दैट कंबाइन जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम मल्टीपल सोर्स टू क्रिएट न्यू डीएनए सीक्वेंस दैट इज यूज्ड टू क्रिएट लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब ये हुआ कि एक लेबोरेटरी प्रोसेस है जिसमें कंबाइंस किया जाता है जेनेटिक मटेरियल को डिफरेंट मल्टीपल सोर्स से कलेक्ट करके, फिर से उन सारे सोर्सों से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल को कलेक्ट करने के बाद एक नया डीएनए सीक्वेंस रेडी किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और उस सीक्वेंस में क्या क्वालिटी होती है कि जो कुछ भी अगर दूसरे वाले में जिस डीएनए में जिस चीज़ की कमी होती है तो उसमें कुछ नया होता है। तो कि अगर हम लोग जो नया डीएनए बना रहे हैं उसमें कुछ नया एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी उसकी हो, इसलिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मेनली यूज भी करते हैं। इसके बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो वो जो जैसे डिफिनेशन था वही है, लेकिन थोड़ा प्रिंसिपल में थोड़ा चेंज करके बताया गया उसी चीज़ को। तो मैं आपको प्रिंसिपल भी अगर पूछ रहा है तो आप सिर्फ लिख सकते हैं प्रिंसिपल भी, इसलिए मैं आपको प्रिंसिपल भी बता दे रहा हूँ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज ए कम्बाइंड डीएनए सेगमेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एंड इंसर्ट देम इनटू अ होस्ट सेल। तो इसमें क्या होता है? इसका प्रिंसिपल क्या कर रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डीएनए सेगमेंट्स को कंबाइन किया जाता है डिफरेंट सोर्स से। कलेक्ट करने के बाद उसको कंबाइन किया जाता है डिफरेंट मतलब कि डीएनए सेगमेंट्स को हम डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद उसको हम इंसर्ट्स करेंगे होस्ट सेल में।
कह रहा है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट डीएनए सेगमेंट्स को और डिफरेंट सोर्सेस से कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसको हम इंसर्ट कर देते हैं होस्ट सेल के अंदर। अब आगे क्या है देखते हैं। द होस्ट सेल देन रेप्लिकेट द डीएनए प्रोड्यूसिंग कॉपी ऑफ द इंसर्टेड जीन। फिर से वो होस्ट सेल जो होती है वो रेप्लिकेट करती है डीएनए को और प्रोड्यूसिंग कॉपी ऑफ द इंसर्टेड जीन। क्या होती है कि होस्ट सेल रेप्लिकेशन करती है डीएनए का, फिर से उसमें से उस डीएनए के अंदर जो हमने इंसर्ट किया था जीन उसी की कॉपी बनते जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे उस बैक्टीरिया सेल्स का ही कॉपी बनती जाएगी, सिर्फ हमने जिसको टारगेट करके इंसर्ट किया था उसकी कॉपी बनते जाएगी। ये होता है बेसिक प्रिंसिपल। ठीक, इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम कुछ ज़्यादा जानेंगे नहीं, बस हम एक नॉर्मल जान जाएंगे क्या क्या ज़रूरत पड़ती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो पहला होता है डोनर डीएनए होना चाहिए हमारे पास जो डीएनए को दे, मतलब कि उससे हम कलेक्ट कर सकें। और दूसरा होता है वेक्टर होता है जो क्या करते हैं कि जैसे कि जो डीएनए सेगमेंट्स था डिफरेंट सोर्स से, हमने प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था, डिफरेंट सोर्स से डीएनए सेगमेंट को कलेक्ट कर रहे हैं, फिर से उसको होस्ट सेल के अंदर डाल दे रहे हैं। होस्ट सेल के अंदर डाल कैसे रहे इस चीज़ को भी तो ये भी एक माध्यम होना चाहिए ना कि कैसे डाल रहे हैं। अगर इंसान कहीं जाता है, एग्जाम्पल के लिए कोई इंसान अपने घर से कॉलेज जा रहा है तो पैदल जा रहा है कि बाइक से जा रहा है कि स्कूटी से, एक माध्यम होता है। सेम इसी प्रकार से किसी न किसी माध्यम से ही जाता है। सेम इसी प्रकार से ये जो डोनर डीएनए होता है उसका जीन किस माध्यम से वो जो होस्ट सेल होता है उसके जीन तक पहुंचता है। तो ये वेक्टर क्या होता है, किसी टारगेट डीएनए को होस्ट सेल में भेजना होता है तब ये व्हीकल की तरह काम करता है। मतलब कि जैसे हम लोग कहीं जाने के लिए मोटरसाइकिल, बाइक, ये चीज़ का, इन सब चीज़ों का यूज करते हैं जो हमको वहाँ पहुँचाने में सहायता करती हैं, वैसे ही ये सहायता करता है उसे पहुँचाने में। वो जो डीएनए सेगमेंट्स जो न्यू होता है उसको होस्ट सेल तक पहुंचाने में ये सहायता करता है। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, जब हम क्या करते हैं कि किसी डीएनए से अलग करते हैं फिर से उसको हम किसी और के साथ जोड़ते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए और काटने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो काटने के लिए एक एंजाइम्स आता है, उसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसमें यही काम, इसका काम ये होता है कि डीएनए को कट करना है बस, और कुछ नहीं करना। अब तो कट हो गया, कट होके अलग हो गया होस्ट सेल का और इसका भी। तो अब क्या करेंगे, अब आता है चौथे नंबर पे डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, इसका काम होता है दो जो डीएनए होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है भाई। हर चीज़ को अब उसको जोड़ना भी तो पड़ेगा, वो अलग से उधर से कट के तो आ गए, लेकिन अब उसको जोड़ा कैसे जाए। तो डीएनए लाइगेज जो होता है उनको जोड़ने का काम करता है। होस्ट सेल वो होती है जिसमें चेंज करना होता है। एक्सप्रेशन ऑफ जीन वो होता है जिसमें कि रेप्लिकेशन सब चीज़ सारा प्रोसेस होना है, तो उसके कॉपी बनते जाते हैं, तो उसको रेप्लिकेशन जीन कहते हैं। वेक्टर्स के अंदर अगर हम बात करें तो प्लाज्मिड आते हैं, बैक्टीरियोफेजेस आते हैं, ये सब होते हैं वेक्टर्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम मेनली, एक टॉपिक है इसमें, इनमें से मेन है वेक्टर्स क्या होता है। Vectors are the combination of the DNA molecules and foreign DNA molecules its own self replications। DNA वेक्टर्स क्या होता है कि ये दो डीएनए मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहला उसमें फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, उसका खुद का होता है, और इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। इसके मेन कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम जान लेते हैं। स्मॉल साइज का होता है, वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिर्फ किसी एक जगह से ही रेप्लिकेशन होता है। 1 to 2 जेनेटिक मार्कर होते हैं, इसके अंदर 1 से 2 जेनेटिक मार्कर होते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लाज्मिड की। तो प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बैक्टीरियल डीएनए होता है। इसकी संख्या कॉपी नंबर क्या होती है, 1 to 4 सेल पर सेल्स, और 1 to 500 किलो बेस पेयर्स होते हैं इनके अंदर। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक कोई कोशिका हो गई, इसके अंदर का एक क्रोमोसोम हो गया, एग्जाम्पल के लिए एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक। अब क्या बचा कि इधर जो भी वो लिक्विड है या फिर सेल्स है, इनके अंदर क्या होगा, इसमें भी डीएनए पाया जा रहा है।
तो एक्स्ट्रा ये जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बैक्टीरियल डीएनए होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। अधिकांशतर जब भी हमें यूज करना होता है तो इसी डीएनए का यूज करते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट नहीं जाते हैं, हम यहाँ पर पहले इसका यूज करते हैं। बैक्टीरियोफेजेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ये क्या होता है कि वेक्टर्स के बारे में हमने जाना कि क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है और उसका खुद का डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, उन दो का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसका कॉपी करता है। आर्टिफिशियल कैरेक्टर फॉर वेक्टर्स का जो कॉपी करता है, कॉपी सेम टू सेम होता है, वही होता है बैक्टीरियोफेज में। अब कॉस्मिड में क्या होता है? प्लाज्मिड हमने पढ़ा, ए क्रोमोसोमल बैक्टीरियल डीएनए। अब क्या है कॉस्मिड? आर्टिफिशियल वेक्टर क्रोमोसोमल डीएनए। अब जो बैक्टीरियोफेज में जो बना था वेक्टर्स का कॉपी, उसके अंदर का जो क्रोमोसोमल डीएनए होगा, जो वेक्टर बनेगा उसके अंदर का जो क्रोमोसोमल डीएनए होगा वो कॉस्मिड कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए ए सेल है और ए भी सेल है, इसके पास ए और बी है और इसके पास सी और डी है। तो क्या करेगा? ए अपना ए दे दिया और ए अपना डी दे दिया। क्या हुआ? अब हमारे पास एक नया सेल बन गया जिसके अंदर क्या प्रॉपर्टी आ रही है? इसके अंदर ए है और इसके अंदर डी है। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी थी? ए बी था, इसमें सी डी थी। एक नया कुछ अलग मिला, मतलब इन दोनों से अलग मुझे एक मिला जिसे हम कह सकते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। इससे यही प्रोसेस होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। ये नॉर्मल बेसिक्स मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी और एक डायग्राम के बारे में अभी एक और डायग्राम से हम इस चीज़ को समझेंगे। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस डायग्राम में हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ए हो गया हमारा डोनर डीएनए, ए हो गया हमारा बैक्टीरियल सेल। अब हम क्या करेंगे? डोनर डीएनए सेल, डोनर सेल्स, ये हो गया हमारा बैक्टीरियल सेल। डोनर सेल से क्या निकल रहा है? फॉरेन डीएनए पार्ट्स। ये क्या होता है? इसको हम क्या पढ़ा? वेक्टर्स हमने क्या पढ़ा था? फॉरेन डीएनए पार्ट्स होता है, फॉरेन डीएनए पार्ट्स। इसमें से क्या निकल रहा है? प्लाज्मिड्स, जिसको ही हम वेक्टर्स कहते हैं। ठीक, ये क्या होगा? प्लाज्मिड्स ओपन होगा किसके थ्रू? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू। ये ओपन हो गया, यहाँ से कट गया ना, क्योंकि भाई इसमें ऐड करना है तो कहीं इसको जगह मिलेगा तब नहीं ऐड होगा, ऐसे ही थोड़ी कहीं पर ऐड हो जाएगा। इसको ऐड करने के लिए जगह चाहिए, तो यहाँ पर से कट हो गया, मतलब अलग हो गया। और ये जो प्लाज्मिड पूरा पैक था वो ओपन हो गया। अब इधर से क्या किया? ये डोनर डीएनए में से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, मैंने पढ़ा था ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करता है? वहाँ से कट करता है डोनर डीएनए को, फिर से उसको कट करके दोनों को इधर से लाता है, प्लाज्मिड्स को इधर से लाता है, प्लाज्मिड्स यानी वेक्टर्स लाता है बैक्टीरियल सेल डीएनए को, और इधर से लाता है डोनर डीएनए को। अब दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों आके यहीं पर इकट्ठा हो गए। अब तो इकट्ठा तो हो गए भाई, अब दोनों एक तो है नहीं कि एक साथ मिल जाएंगे, अलग अलग हैं, तो अब इनको मिलाना तो पड़ेगा, बिना मिलाए कुछ काम होने वाला नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमने पढ़ा था कि अगर हमें किसी अलग अलग दो डीएनए को जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं? लाइगेज एंजाइम का यूज करते हैं। तो अब उसी एंजाइम्स का हम यूज यहाँ पर करेंगे। तो क्या हमने क्या किया कि लाइगेज एंजाइम्स यहाँ पर लाइगेज एंजाइम्स के थ्रू हम इन डीएनए को और प्लाज्मिड्स को प्लाज्मिड डीएनए को हमने जोड़ दिया इसकी मदद से। तो अब क्या बन गया? अब हमारे पास क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्या करेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को या फिर इस वेक्टर्स को, अब इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए या वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। अब क्योंकि इसमें दो प्रॉपर्टी आ गई है ना, इसलिए मैं वेक्टर्स भी बोल सकता हूँ, क्योंकि एक फॉरेन डीएनए पार्टिकल हो गया और अपना खुद का हो गया। तो अब एक क्या करेगा? ये हमारी जो सेल थी, ए वाली सेल जो थी, अब यहाँ पर उसको सेम, अब इसमें और इसमें अंतर डिफरेंस समझिएगा। अब क्या है? ये सेल है, इसके अंदर सेम ये था प्लाज्मिड्स और ये क्रोमोसोम था। ठीक, अब इनमें क्या चेंज हुआ? कहीं पर दिख रहा है ना, थोड़ा यहाँ पर चेंज दिख रहा है ना। ये क्यों हो गया? इसमें क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो नया ऐड हुआ है ना, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। समझ आ गया ना?
इसको फिर से अब हमसे क्या बनेगा, इसमें एक इस बैक्टीरिया सेल में इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड हो गई है, यही हमें करना था और फाइनली हमने कर दिया। तो हमें क्या बना, होस्ट बैक्टीरियम विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमारे पास होस्ट बैक्टीरिया मिला है किसके साथ में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ। अब ये जो है, अब पूरी सेल ये रेप्लिकेट नहीं होगी, रेप्लिकेशन नहीं करेगी, ओनली फॉर ये जो है ना प्लाज्मिड्स डीएनए, ये जो है इसका सिर्फ ओनली रेप्लिकेशन होगा। इसका 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनते जाएंगे और इनकी कापी जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतनी कापी बनती जाएंगी। सेम, समझ गए ना? इतना आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है प्रोसेस। इतना आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ। और अब इसको हम समझ लेते हैं कैसे। हमने पहले क्या किया था, आइसोलेटेड ऑफ द डीएनए जीन फ्रॉम डोनर सेल, और फिर से उसको हमने कट किया थ्रू किसके थ्रू, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू। और सेकेंड पॉइंट क्या किया, कट वेक्टर डीएनए या ओपन किया हमने किसके थ्रू, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू। एंड डोनर डीएनए और बैक्टीरियल सेल डीएनए बाइंड थ्रू किसके थ्रू बाइंड किया हमने, लाइगेज एंजाइम्स के थ्रू बाइंड किया हमने। किसके थ्रू बाइंड किया हमने, लाइगेज एंजाइम्स के थ्रू बाइंड किया। अब वेक्टर डीएनए पुट द, अब ये जो वेक्टर डीएनए है पुट द बैक्टीरिया सेल बाय द ट्रांसफॉर्मेशन, बाय ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम ये जो वेक्टर सेल्स है, वेक्टर डीएनए है, उसको हमने पुट कर दिया इसके अंदर, इस सेल के अंदर जो बैक्टीरियल सेल होती है। फिर से अब क्या होगा, अब ये जो बैक्टीरियल सेल्स होती है अब इस डीएनए का रेप्लिकेशन कराते रहेगी और हमारे पास क्लोन ऑफ डीएनए बनते जाएंगे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ नया प्रॉपर्टी हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पहले हम बात करते हैं वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज, मेडिकल साइंस एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्री में यूज होता है, मेडिकल साइंस में यूज होता है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडी या एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है। और सेकेंड होता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। मोलिकुलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, समझ सकते हैं कि आप डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, बीमारियों की पहचान करने में, इन सब चीज़ों में इसका भी यूज होता है। और जीन थेरेपी में भी इसका यूज होता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में भी इसका यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन का प्रोडक्शन करने में यूज होता है, कमर्शियल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बनाने में भी यूज होता है इसका, मैनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को बनाने में इसका यूज होता है, इंसुलिन फॉर डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए, इंसुलिन के जो इंजेक्शन होते हैं डायबिटीज पेशेंट्स के लिए इसी टेक्निक्स के थ्रू बनाए जाते हैं। टोटली बेसिकली कंप्लीट हो गया इतना, बस इतना अगर आप लिख देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में तो मुझे पूरा भरोसा है कि आरजीपीवी नंबर आपका बिल्कुल भी नहीं काट सकती, इतना लिख देंगे, इतना इन्फॉर्मेशन। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो एम फॉर्म से रिलेटेड मैं बनाते रहूँगा। मैंने एम फॉर्म से रिलेटेड वीडियो बनाने का इसलिए सोचा बिकॉज मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे एम फॉर्म से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं मिलते थे, और मिलते थे तो इतने हाई लेवल उनकी इंग्लिश रहती थी कि समझ नहीं आता था। कोई नॉर्मल भाषा में हमें समझाता ही नहीं था यूट्यूब पे, और मिलता भी नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि हम बनाएंगे, कोई नहीं बनाया है तो हम बनाएंगे ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं ना उनका मदद हो सके। इसलिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया और एम फॉर्म से रिलेटेड मैं वीडियो इस पे डालते रहूँगा। अगर आप एम फॉर्म के स्टूडेंट होंगे या बी फॉर्म के तो बी फॉर्म का भी मैं डालते रहूँगा, बी फॉर्म, डी फॉर्म, एम फॉर्म। अभी एम फॉर्म का एग्ज़ाम होने वाला है 20 तारीख से, फर्स्ट सेमेस्टर का 20 मार्च से, इसलिए मैं अभी एम फॉर्म पे फोकस कर रहा हूँ। दोस्तों मैं अगेन दोबारा आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। नोट्स बनाओ, फिर से उसको वीडियो शूट करो, फिर से एडिट करो, बहुत मेहनत लगता है भाई। एक बार सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों अब हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।